डियर स्टूडेंट, आज हम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज टॉपिक से शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी ये है कि एक चार्ज है Q, ठीक है। एक चार्ज है Q, दिस इज द पॉजिटिव। इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉजिटिव अगेन चार्ज है A, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज है B, राइट हैंड साइड में, ठीक है। एक थर्ड चार्ज है C, जो भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये क्यू चार्ज पे दिस इज, ये क्या है, रिपल्सन फोर्स, दिस इज अट्रैक्शन फोर्स और दिस इज द रिपल्सन फोर्स, ठीक है। जब तीन फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है, द क्यू गॉट कंफ्यूज्ड कि हमें क्या नेक्स्ट डायरेक्शन हमारा क्या हो। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, दिस इज द वेक्टर सम। हम वेक्टर सम करके क्यू का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। वेक्टर सम एक मेथड है जिससे हम किसी भी चार्ज पे मल्टीपल चार्ज के द्वारा फोर्स जो लग रहा है उसका हम रिजल्टेंट निकालें, क्योंकि यही रिजल्टेंट जो होता है इस चार्ज का डायरेक्शन होगा कि इस डायरेक्शन में ये चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि इसका चार्ज कैसे निकालें वेक्टर सम का, वेक्टर सम इसका वेक्टर सम क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू एफ ए डैश प्लस एफ बी प्लस एफ सी, ठीक है। दिस इज द वेक्टर सम। बट इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस करेंगे। यही टॉपिक है आज के डिस्कशन का, कि जब एक चार्ज पर बहुत सारे चार्ज चार्ज फोर्स लगाता है, तो उस चार्ज पे जो नेट फोर्स होता है, नेट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होता है, वो क्या होगा, रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे विथ मैग्नीट्यूड एंड विथ डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर पे। पहले लेक्चर शुरू करने से पहले हमें थोड़ा कुछ पॉइंट्स हमें जानना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब दो चार्ज है Q1 एंड Q2, ठीक है, इसके बीच जो फोर्स लगता है उसको हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फोर्स प्लस डायरेक्शन, ये हम इसका एनालिसिस करते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। लेकिन जब एक चार्ज पे बहुत सारे फोर्स लगते हैं, Q2, Q3, Q4, Q5, देखिए नंबर ऑफ चार्जेज हैं, और ये सारे एंड लाइक Q1, तो ये सारे चार्जेज जो हैं Q1 पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, एज पर कूलम्ब्स लॉ। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका क्या वैल्यू होगा, ठीक है, रिजल्टेंट, ये हमें आज निकालना है। दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि ये जो फोर्स आपका लगता है यहाँ पर F4, F3 या F2 जो हम कूलम्ब्स लॉ में निकालते हैं, ये सारे फोर्स जो होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब क्या है, F1 जो वैल्यू होगा, F1 का वैल्यू इज नॉट रिलेटेड टू द F2 वैल्यू, नॉट रिलेटेड टू F3 वैल्यू और F4 वैल्यू, या लाइक दैट, ठीक है। तो ये सारे जो फोर्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के, ये जानना बहुत जरूरी है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे लेक्चर इज टू कैलकुलेट द force on the charge due to several charge around, ठीक है। Let consider a system of n stationary charges Q1, Q2, Q3 and Qn in vacuum, ठीक है। It is required to calculate the force on Q1 due to Q2, Q3 and Q3, ये हमें आज निकालना है, ठीक है। लेकिन इसको निकालने के लिए हमें दो प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट। ये एक कुदरत का नियम है कि जब भी किसी चीज पे फोर्स लगता है, तो वो जब भी किसी
किसी किसी वस्तु पे बहुत सारा फोर्स लगता है, ये कुदरत का नियम है, नेचर नियम है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ है और इस पर बहुत सारे फोर्स अगर लगते हैं, बहुत सारे फोर्स लगते हैं, तो ये दिस 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 ऑब्जेक्ट दिस ऑब्जेक्ट बिहेव एज ए सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये सुपर कंप्यूटर करता है और ये सारे फोर्स को एनालिसिस करना शुरू करता है, और एनालिसिस शुरू करने के बाद एक डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू करता है। दिस इज रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट को हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म पे हमें निकालना है, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्टेंट और उसका डायरेक्शन, हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है? फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स दैट द चार्ज ड्यू टू द चार्ज, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया है। सेकेंड, इंडिविजुअल फोर्स आर अनइफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, जिसको हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। ध्यान दीजिए, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट, इस डायग्राम में मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि 3 चार्ज हैं यहाँ पे, ठीक है। देयर इज ए 3 चार्ज, है ना, Q2, एक Q2 दिया हुआ है, Q2 चार्ज दिया हुआ है, एक Q1 चार्ज दिया हुआ है, एंड जैसे Q3 चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो Q2 सारे चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है, सपोज, है ना। तो Q2 जो है Q1 पे क्या चार्ज लगा रहा है? दिस वन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड F12। और Q3 जो है, Q3 Q1 पे कितना चार्ज लगा रहा है? दिस इज F13। अब इसका जो है, जो फोर्स लग रहा है किसी, दिस इज द Q चार्ज, ये तुरंत इसको कैलकुलेट करेगा एंड देन ये स्टार्ट टू मेक ए रिजल्टेंट, दैट इज कॉल्ड F1। तो ये F1 को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें F1 को कैलकुलेट करने से पहले हमें F12 और F13 पता होना चाहिए। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? दिस इज बाय द फॉर्मूला। फॉर्मूले पे क्या लिखा है? F12 से हमने F12 का वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि चार्ज भी नोन है, 4 पाई एप्साइलॉन नॉट भी नोन है, एंड R12 का स्क्वायर, जो R जो डिस्टेंस है, दिस इज ऑल्सो नोन, ठीक है। क्योंकि दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस भी पता है, हमें चार्ज का वैल्यू भी पता है, तो हमें फोर्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय द कूलम्ब्स लॉ। सेकेंड, इसी तरह से हम F13 का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे Q1 Q3 एंड R का वैल्यू पता है। तो ये सारा पता होने के कारण द फोर्स हमें पता है, ठीक है। अब अगर इसको वेक्टर के टर्म पे अगर हम इसको ऐड करें, तो वेक्टर सम विल बी कैलकुलेटेड लाइक दैट, ठीक है। ये वेक्टर सम है, बट इसको हम मोर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको हम निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू एंड डायरेक्शन, ठीक है, बाय यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड पैरेललोग्राम थ्योरम से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, वो तो 3 फोर्स का था, यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, कि यहाँ Q1 एक फोर्स है, और Q2 Q3 बहुत सारे फोर्स हैं आपके, Q4 Q5 तो एंड Q1, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोर्स जो है इस पे लग रहा है, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो अगर वेक्टरली हम वेक्टर के टर्म पे देखें, तो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला लाइक दैट, ओके, एंड द समेशन ऑफ ऑल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स भी कैलकुलेटेड लाइक दैट। बट इसको हम अभी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के टर्म पे आपको बताएंगे कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट स्टार्ट विथ वन सिंपल प्रॉब्लम। पहले एक सिंपल प्रॉब्लम से हम डिस्कस करते हैं, हम एक सिंपल प्रॉब्लम कैसे हम सिंपल प्रॉब्लम से हम डिस्कस करते हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले एक लॉ, पैरेललोग्राम लॉ को भी एक बार रिव्यू कर ले। पैरेललोग्राम लॉ क्या बताता है कि सपोज 2 फोर्स है यहाँ पे, ठीक है ना, 2 फोर्स है, दिस इज अ 2 फोर्स, ओके, दिस इज अ B एंड दिस इज द A। 2 फोर्स है, ठीक है, इसके बीच का एंगल कितना है? वो थीटा, इस बीच का एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। और जब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? दिस इज द रिजल्टेंट, ओके, एंड रिजल्टेंट जो है A के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? बाय पैरेललोग्राम से, दिस इज
रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है। और इसका डायरेक्शन कितना होगा, अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए इज हाउ मच, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। इसी को अप्लाई करके हम नंबर ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम पे डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें तीन तरह के चार्ज हैं, Q1, Q2 एंड Q3। बट एज पर प्रॉब्लम क्या बता रहा है कि Q1, Q2 एंड Q3 ईच इज इक्वल चार्ज, ठीक है। और ये वर्टेक्स पे है ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड L है, ठीक है। फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, कहाँ पे करना है, क्यू पे, इधर सेंट्रॉइड पे हमें इसका फोर्स कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Q1, Q2, Q3 इक्वल टू Q दिया हुआ है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल L दिया हुआ है और इसको हमें Q का वैल्यू हमें प्लेस ऑफ सेंट्रॉइड भी हमें दिया हुआ है। तो एज पर लॉ बताता है कि अगर ट्रायंगल है तो उसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स विल बी सेम, मतलब AO, द वैल्यू ऑफ AO इज सेम, द OB इज सेम एंड देन OC इज सेम वैल्यू। तो लेट कंसीडर द AO, OB, OC इज R, ठीक है। और हमारा तीनों चार्ज का वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर तीनों फोर्स का भी वैल्यू, फोर्स मतलब F1, F2 एंड F3 का वैल्यू भी सेम ही होगा। कैसे होगा, जैसे F1 का अगर हम निकालते हैं, F1 इक्वल टू K है ना, K कांस्टेंट है, डिस्टेंस कितना है, R है, और यहाँ पे चार्ज कितना है, Q, ठीक है ना, Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। F2 कितना होगा, F2 विल बी इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। एंड F3 कितना होगा, F3 विल बी इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड के टर्म पे F1, F2, F3 और ऑल आर इक्वल हो ना, लेट्स इट्स वैल्यू इज F, इट विल बी इजी फॉर फर्दर कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम जो यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉब्लम जो दिया हुआ है यहाँ पे तीन फोर्स है, ठीक है। ध्यान दीजिए इसको कि फोर्स जो है दिस वन एट द ओ सेंटर, ठीक है, दिस इज द ओ, तीन फोर्स लग रहा है, ठीक है। रिपल्सन फोर्स है, F1 यहाँ पे लग रहा है, F2, दिस इज F2, ओके, एंड दिस इज F3। इनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। दिस विल बी 120 डिग्री एंड दिस विल बी 120 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, इन दोनों फोर्स का हम रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। तो इसको रिजल्टेंट निकालने के लिए दिस इज एंड दिस वन, दिस वैल्यू इज इक्वल टू F2 एंड दिस इज वैल्यू इज F3, ठीक है। तो फोर्स है और इसका बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, 120, ठीक है। रिजल्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, मान लीजिए रिजल्टेंट R, ठीक है। रिजल्टेंट R निकालना है एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा आल्सो। अल्फा कितना है, F2 से बनाएगा। तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू इक्वल टू रूट अंडर एज पर द फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, एज पर द फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे F2 F3 सब इक्वल टू है, दिस विल बी इक्वल टू F स्क्वायर, है ना, दिस इज F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 123 डिग्री। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कॉस 120 डिग्री कितना होगा, -1/2, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर। एंड अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, F, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो वैल्यू है, दिस रिजल्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू F। अभी अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा विल इक्वल टू 10 अल्फा, सॉरी 10 अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, बी का मतलब F, सॉरी बी का मतलब F है ना, साइन
120 डिग्री अपॉन अपॉन एफ प्लस एफ कॉस 120 डिग्री। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा विल इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री पे आ रहा है, मतलब दिस इज द 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ये जो फोर्स F3 एंड F2 का जो रिजल्टेंट है F, ये कहाँ काम कर रहा है? F, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये एंगल कितना दिया हुआ है? 60, मतलब दिस विल बी इन द सेम लाइन। ठीक है, ये सेम लाइन पे होगा क्या? जैसे F1 और इसका रिजल्टेंट दिस इज O, और इसका रिजल्टेंट जो है ये दिस विल बी R, है ना। R इज ऑल्सो इक्वल टू F दिया हुआ है और F1 इज ऑल्सो F दिया हुआ है, तो क्या होगा? दोनों नेग्लेक्ट हो जाएगा, है ना। जिसमें F1 F डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो अपोजिट डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या हो जाएगा? द नेट फोर्स, है ना, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। मतलब ड्यू टू थ्री चार्ज Q1 Q2 एंड Q3, जब तीनों चार्जेस बराबर हो, ठीक है, इक्विलैटरल हो, तो फोर्स एट द सेंट्रॉइड विल बी इक्वल टू 0, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑफ द चार्ज, इस पे चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ ध्यान से दीजिए कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सॉरी यहाँ पे ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, दिस विल बी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज ऑल्सो इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, सो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर चार्ज कितना है? Q है, दिस इज Q पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे है निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग, फोर्स ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो ये चार्ज कितना होगा? F13 F31 इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। L इज दिस वन, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। देन फोर्स 1 2 एंड फोर्स 2 1 इज इक्वल टू रिपल्सन फोर्स होगा, दिस किसके बीच में? ठीक है, दिस एंड द फोर्स 3 2 एंड 2 3 के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, सेम वैल्यू। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो द टोटल वैल्यू विल सेम, ऑल वैल्यूज आर F, लेट इट विल बी वैल्यू ऑफ F। ठीक है, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका वैल्यू कितना है? F। ठीक है, अब क्या कहता है रिजल्टेंट F1 को कैलकुलेट करते हैं। F1 देखिए, ध्यान दीजिए, F1 में क्या है? दिस इज एंड दिस वन। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कितना काम कर रहा है? F, और इस डायरेक्शन में कितना काम कर रहा है? F। फोर्स कितना है? F, और यहाँ पे। ठीक है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस वन? हमने लास्ट क्लास में कहा था कि दिस एंगल विल बी 120 डिग्री है। ठीक है, दिस एंगल इज 120 डिग्री, तो दिस वैल्यू विल बी ऑल्सो F। क्लियर, तो F1 क्या हो जाएगा? F1 इज इक्वल टू F है। ठीक है, सिमिलरली ये 120 डिग्री है। ठीक है, 120 डिग्री है, तो यहाँ पर F2 विल बी इक्वल टू F2 विल बी ऑल्सो इक्वल टू F होगा। सिमिलरली अगर F2 को हम कैलकुलेट करें यहाँ पर, दिस वैल्यू एंड दिस वन, ठीक है ना, ये भी F है। ठीक है, और ये भी आपका F है, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? F इक्वल 120 डिग्री। क्लियर, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर द थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब यहाँ पे तब रिजल्टेंट फोर्स एट दिस पॉइंट, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? क्योंकि एक फोर्स, ध्यान दीजिए, एक फोर्स यहाँ काम कर रहा है एंड दिस वन। ठीक है ना, और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है? दिस वैल्यू इज F, और दिस वैल्यू इज ऑल्सो F, और एंगल कितना? इतना। तो F जो रिजल्टेंट निकलेगा इसका, द रिजल्टेंट फोर्स, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स? दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स R। तो R विल बी इक्वल टू कितना? ध्यान दीजिए, फिर सेम फार्मूला, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, ध्यान दीजिए दोनों एफ है ना, तो दोनों F स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3F स्क्वायर।
दिस विल बी इक्वल टू √3 क्लियर। तो जो रिजल्टेंट F3 जो है, रिजल्टेंट F3 मतलब F3 क्या है, F3 इज इक्वल टू √3 F। अब ध्यान दीजिए, अगर इसको फोर्स आपका दिस इज, अगर इसका फोर्स डायग्राम अगर हम बनाते हैं, ठीक है ना, दिस फोर्स डायग्राम, तो कैसे बनेगा इस फोर्स डायग्राम, ध्यान दीजिए इसको। तो फोर्स डायग्राम जो बनेगा, दिस विल बी लाइक दैट कि F1 है ना, एंड दिस वैल्यू, ठीक है, एंड दिस इज द वैल्यू, ठीक है। तो F3 हमारा कितना दिया हुआ है, F3 दिस विल बी इक्वल टू √3 F, ठीक है। ये एंगल जो है कितना जो है दोनों के बीच में 60 डिग्री है, अब 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और दिस वैल्यू इज इक्वल टू, दिस वैल्यू इज कितना है F2, एंड दिस इज योर F1। ये F2 कितना है, F है, और दिस F2 F1 भी आपका F है। तो इसका अगर रिजल्टेंट आप निकालेंगे, दिस रिजल्टेंट अगर आप इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो क्या निकलेगा, रिजल्टेंट सपोज R1, ठीक है, रिजल्टेंट R1 इज इक्वल टू रूट अंडर है ना F² प्लस सेम प्रोसेस 2 F², ठीक है, cos 60 डिग्री। तो क्या हम यहाँ पर रिजल्टेंट कितना वैल्यू होगा, √3 F। तो मतलब क्या है, दिस वैल्यू इज ऑल्सो √3/F, है ना। तो यहाँ पर देखिए √3/F इधर भी है, √3/F है। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ होल द सिस्टम विल बी इक्वल टू 0, ध्यान दीजिए। तो नेट फोर्स जो होता है, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0, ध्यान दीजिए। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स मोर देन calculation of force applied on charge when there are more than 2 charge, है ना, more than 2 charge जब होता है तो उसका कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, दिस वन। बट देयर इज ए वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, सपोज अब बहुत सारे चार्ज हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे चार्ज हैं, सपोज, तो उसको कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है ना, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। अब तो चार्ज मान लीजिए एक चार्ज है, दिस इज F3, ये काम कर रहा है, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। यहाँ पर क्या है कि F1 इज नॉट इक्वल टू F2, नॉट इक्वल टू F3। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, पहले F1 और F2 को ले लेते हैं। देखिए जैसे दो फोर्स है, तो F1 यहाँ पे है और F2 है, तो दोनों के बीच में हम पैरेललोग्राम थ्योरम से हम इसको डायग्राम से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। बट इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म पे अगर हम फॉर्मूले के से निकालना चाहें, दैट इज F1 और F2 का रिजल्टेंट मान लीजिए दिस वैल्यू इज इक्वल टू R, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट अगर हम निकालना चाहें तो क्या कैसे निकलेगा, दिस इज F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2, और इस दोनों के बीच में कितना एंगल है, मान लीजिए थीटा एंगल, ठीक है। तो दिस विल बी योर cos थीटा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, F1 F2 और cos थीटा दिया हुआ, तो नेचुरली हम ये रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा भी हम निकाल सकते हैं, tan अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू जो भी है F1 साइन थीटा अपॉन, है ना, F1, देन दिस विल बी F2 प्लस F1 cos थीटा। तो दो वैल्यू ऑफ F1, तो ये इससे हमें अल्फा का मिल रहा है। तो अब इन रिजल्टेंट करने के बाद क्या 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 बच गया हमारे पास, दिस विल बी द F3 हमारा बच गया, ठीक है। और इसका एक रिजल्टेंट जो निकला, दिस इज द R, ठीक है, रिजल्टेंट निकला। अब इसके बीच का कितना एंगल है, सपोज θ1 है, ठीक है। तो अब इसके और इसके बीच का हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो सपोज इसका रिजल्टेंट कितना है, R1। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, दिस विल बी R² प्लस F3² प्लस 2R F3 cos,
मान लीजिए फिर एंगल जो दिया हुआ θ1, दिस विल बी θ1। तो इसी तरह से ये रिजल्टेंट निकल गया। तो पहले दो 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 फोर्स का हमने रिजल्टेंट निकाला और उसका मैग्नीट्यूड निकाला, उसके बाद उसका एंगल इंक्लिनेशन एंगल निकाला। जैसे ही हमारा ये रिजल्टेंट निकल गया, तो अब इस रिजल्टेंट के बीच में और इसके बीच में, ये F3 के बीच में है ना, कितना एंगल आता है, उसका एक फाइनल हमें फाइनल रिजल्टेंट निकल गया। ठीक है, तो जब थ्री फोर्सेस अनइक्वल हो, है ना, थ्री फोर्स अनइक्वल हो, तो उसका भी हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं 1 by 1 करके। ठीक है, सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे lecture। Okay, so thank you very much for listening my lecture। Okay, thank you very much।